नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की और बिहार की राजनीति में कांग्रेस की। कांग्रेस ने बिहार में एक अलग तरह से अपनी तैयारी शुरू की है। दरअसल कांग्रेस ने घोषणा ये की है कि वो अब बिहार में बी टीम की तरह नहीं, बल्कि जनता की ए टीम की तरह काम करेगी। फरवरी के महीने में वहां का प्रभारी बदला गया और प्रभारी बनाया गया राहुल गांधी के खास विश्वस्त कृष्णा अल्लावेरू को। कृष्णा अल्लावेरू ने प्रभारी बनने के साथ ही बिहार में डेरा डाल दिया है और वो सिर्फ पटना में ही नहीं, बल्कि जिलों जिलों में यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनकी बैठकें कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने ये घोषणा की कि यहां पर रेस के घोड़े रेस में लगाए जाएंगे। और ये दरअसल ये जो बात है, ये राहुल गांधी की जुबान है। वहां कल एक और घोषणा हुई। वो घोषणा ये हुई कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में 16 मार्च से पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू की जाएगी और ये पदयात्रा मोतिहारी के महात्मा गांधी के आश्रम से शुरू की जाएगी और जिलों जिलों में होते हुए इसका समापन पटना में होगा। ये यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की संयुक्त यात्रा है। इससे पहले 16 तारीख को ये यात्रा शुरू हो, उससे पहले 12 तारीख को यानी बुधवार को दिल्ली में बिहार को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार के प्रभारी कन्हैया कुमार और बिहार के सांसद, बिहार के विधायक और कुछ और जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उन लोगों को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में दरअसल बिहार को लेकर के रणनीति ही नहीं तय की जानी है, बल्कि इस पर भी बात होनी है कि बिहार में जो आरएसएस या बीजेपी का स्लीपर सेल कांग्रेस में काम करता है, उनको भी आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया होगी। ये कोशिश कीजिए। लेकिन बिहार में एक चैलेंज और है। वो चैलेंज है कि बिहार में कांग्रेस के भीतर भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के अलावा आरजेडी के स्लीपर सेल भी, तो यहां दोहरी चुनौती है। खैर, कल की मीटिंग में क्या होगा ये तो मीटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो तैयारी दिखाई दे रही है उसमें बहुत साफ है कि कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और ये संदेश बिहार को तो है ही, एनडीए को तो है ही, आरजेडी को भी है। हालांकि ये जो बातें कही जा रही हैं कि वहां पर कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकती है, इसमें कोई खास सच्चाई नजर नहीं आती है। कांग्रेस रहेगी महागठबंधन का ही हिस्सा, लेकिन वो आरजेडी के सहारे मैदान में नहीं होगी। वो अपनी कुवत, अपने दम पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दरअसल पिछले 35 सालों से बिहार में कांग्रेस बहुत खराब हालत में रही है। 1990 में सत्ता गंवाने के बाद लगातार उसका वोट शेयर कम होता गया और पिछले 25 सालों में तो कांग्रेस कभी दहाई के अंक में वोट शेयर भी नहीं ला पाई। और इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि बिहार में कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से संचालित करते रहे। ये आरोप दरअसल जो लगना शुरू हुआ, उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह यह है कि 2005 में जब कांग्रेस के पास सिर्फ 10 विधायक थे, उस समय आरके धवन को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के समर्थन से बिहार से राज्यसभा में भेजा था। आरके धवन गांधी परिवार के खास व्यक्ति माने जाते हैं और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी के विश्वस्त सहयोगियों में से माने जाते रहे हैं। उसके बाद से कांग्रेस उसी तरह से चली जैसा लालू प्रसाद यादव ने चाहा। इक्का दुक्का मामले जरूर हैं, जैसे 2010 में वहां पर कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी थी। 2005 का जो पहला चुनाव था,
उसमें भी कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा था। पहले कांग्रेस के प्रदर्शन को देख लेते हैं कि कांग्रेस की हालत कैसे खराब होती चली गई। ये एक टेबल मैं आपको दिखाता हूं कि 1990 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब उसको 71 सीटें विधानसभा चुनाव में मिली थी और 24.78% मत मिला था। 1995 में 29 सीटें मिली और 16.6% मत मिला। 2000 में 23 सीटें मिली और 11.1% मत मिला। 2005 में जो पहला चुनाव फरवरी में हुआ था, जिस चुनाव की मैं बात कर रहा था, जिसमें कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कही और लड़ी भी। रामजतन सिन्हा उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 324 सीटों पर चुनाव लड़कर के सिर्फ 10 सीटें हासिल की और वोट परसेंटेज उनका रह गया 5। जब उसी साल दोबारा चुनाव हुए अक्टूबर 2005 में, तब वो 51 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटें जीती, वोट परसेंटेज रहा 6.1। 2010 में फिर कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी और 243 सीटों पर 4 सीटें जीत पाई, वोट परसेंटेज 8.4। 2015 का चुनाव जिसमें महागठबंधन बना था, जिसमें नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार की जदयू थी, आरजेडी थी और कांग्रेस थी। कांग्रेस ने उस समय 41 सीटों पर चुनाव लड़ा और 27 सीटें जीती, वोट परसेंटेज रहा 6.8। और 2020 के चुनाव में जब कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल एक साथ मिलकर के लड़े, कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत सिर्फ 19 सीटों पर हुई और वोट परसेंटेज रहा 9.6। यानी 2005 से अब तक कभी कांग्रेस का वोट शेयर दहाई में नहीं पहुंचा है। ये एक खास बात ध्यान देने की है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत बड़ी। कांग्रेस की दिक्कत जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि कांग्रेस ने धीरे धीरे बिहार में जब वो परजीवी हो गई, तो धीरे धीरे उसका पूरा आधार, कार्यकर्ता, नेता सभी धीरे धीरे खत्म होते चले गए और आरजेडी पर आश्रित पार्टी के तौर पर वो वहां पर दिखाई देने लगी। अभी भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो पहली बार 2000 में जब विधायक बने थे तो आरजेडी से बने थे और राबड़ी मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी थे। बाद में 2004 में वो सांसद बने और आरजेडी के कोटे से यूपीए की सरकार में मंत्री बने। इस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन पर आरोप यही रहता है कि वो लालू प्रसाद के करीबी हैं और वो उनका सारा जो काम करने का तरीका रहता है या काम करने का जो लक्ष्य रहता है या काम जिस तरह से वो करते हैं, वो लालू प्रसाद यादव के हिसाब से करते हैं। तो इस तरह के आरोप। और एक और आपको बताएं कि 2015 में जब 41 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अशोक चौधरी। अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री बने जब सरकार बनी नीतीश कुमार की, महागठबंधन की। लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो अशोक चौधरी ने भी पाला बदल लिया और अशोक चौधरी आज जेडीयू के कद्दावर नेताओं में से हैं। उनकी बेटी रामविलास पासवान वाली पार्टी यानी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं। तो आप इसके अलावा एक और अनिल शर्मा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कांग्रेस का हाल इस तरह से चलता रहा है। लेकिन फरवरी में जब से कृष्णा अल्लावेरू आए हैं और पहली बैठक में ही उन्होंने साफ कर दिया था कि अब कांग्रेस की चाल ढाल पहले जैसी नहीं रहेगी। कांग्रेस अपने बूते, अपने कार्यकर्ताओं, अपने रेस के घोड़ों के सहारे रेस में उतरेगी। तो अब दिक्कत कांग्रेस की यह है, जैसा मैंने आपको दिखाया भी, टेबल दिखाई, एक बार फिर आप वो टेबल देख सकते हैं कि कांग्रेस का आधार धीरे धीरे बिल्कुल क्षीण होता चला गया। अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की यह है कि जिलों जिलों में
वो अपने लोग तलाशे, उनको तैयार करे और उनके साथ चुनाव के मैदान में उतरे। कृष्णा अल्लावेरू इसी में लगे हुए हैं और कन्हैया कुमार को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी या वो यात्रा, मैं अगर ये कहूं कि ये यात्रा रेस के घोड़ों के तलाशने की यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस की दिक्कत ये कि उसके पास नेता ही नहीं है, उसके पास कार्यकर्ता भी उस तरह के नहीं हैं, या उन कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना गिरा हुआ है कि उनको नहीं लगता है कि पार्टी में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उनकी वक़्त बढ़ जाए। इसी इसी तस्वीर को बदलना चाहते हैं कृष्णा अल्लावेरू और इसमें कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरा सहयोग कर रहा है। दिल्ली में जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष पर भी बात हो सकती है या ये टटोलने की बात हो सकती है। दूसरा कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की बात हो सकती है जो कांग्रेस में रहते हुए या कांग्रेस के बारात के घोड़े हैं। तो बारात के घोड़ों, हालांकि बहुत सारे घोड़े आइडेंटिफाइड हैं, वो घोड़े उस बैठक में भी होंगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस नेतृत्व उस बैठक में क्या संदेश देता है और किस तरह से संदेश देता है। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू होने जा रहा है। अब कांग्रेस की एक्टिविटी से जो चिंता है, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीजें आ रही हैं उसमें बहुत साफ बताया जा रहा है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का अच्छा नहीं चल रहा है, आरजेडी से कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इन सब चीजों में कोई दम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में ही रहेगी, ये बिल्कुल तय दिखाई देता है। दूसरी तरफ कांग्रेस अगर मजबूत होती है, अगले 6-7 महीने, यानी जब चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, तब तक जो 6 महीने का समय है, उस 6 महीने में अगर कांग्रेस वहां रिवाइव करती हुई दिखाई देती है, कांग्रेस अगर रिसर्जेंट कांग्रेस दिखाई देती है, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को होने वाला है। उसकी वजह बता दें आपको। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस का जो नेशनल नैरेटिव है वो सामाजिक न्याय है, वो संविधान है, और इस नेशनल नैरेटिव के दायरे में जो लोग आते हैं, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो बैकवर्ड, ओबीसी, दलित और एक एक हद तक आप मान लें अल्पसंख्यकों का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ ही है, तो वहां कोई सवाल ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है और जो महादलित है, दरअसल ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अपने लिए नर्चर की हैं, बनाई हैं, और इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में एक ऐसे फैक्टर के तौर पर खड़े हैं जिसके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस क्या इस फैक्टर को तोड़ने का काम कर पाएगी? संकेत तो राहुल गांधी ने 18 जनवरी को जो बिहार में वो आए थे तभी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि यहां की जाति गणना जो है वो फेक है, वो तेलंगाना की तर्ज पर नई जाति गणना कराएंगे। अब आप कहेंगे इससे क्या होता है? इससे आप देखिए स्थिति क्या बनी है। जाति गणना हुई थी, 2 अक्टूबर 2023 को उसकी घोषणा हुई। उस समय इंडिया गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री थे। बाद में विधानसभा में उस जनगणना के आधार पर कई अफर्मेटिव एक्शन लिए गए, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की गई और प्लस 10% जो आरक्षण गरीब लोगों के लिए है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो इस तरह से 75% आरक्षण की सीमा कर दी गई। और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए योजनाओं की घोषणा की गई इस जाति गणना के आधार पर। लेकिन अब उनकी कोई बात नहीं करता है। पटना हाईकोर्ट में आरक्षण के मामले को चैलेंज किया गया और पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट भी
पटना हाई कोर्ट के फैसले के साथ है। ऐसे में रास्ता बहुत साफ था। वो रास्ता ये था कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार या एनडीए सरकार ये कर सकती थी कि आरक्षण के इस प्रावधान को संविधान की अनुसूची 9 में डाल देती, पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते हुए, जिससे वो लीगल स्क्रूटनी से बच जाता और उससे कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं दे पाता, जैसे कि तमिलनाडु में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 सालों में, भले वो कितनी भी बात करते हों कि हमने आरक्षण के लिए इतना काम किया, हमने ओबीसी के लिए काम किया, हमने दलित के लिए काम किया, उन्होंने पिछले 11 साल में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला आरक्षण को लेकर के किया है, वो ईडब्ल्यूएस है, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण। अब इसकी गणित भी समझिए और इससे आपको पता चलेगा कि आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे जो सामाजिक आधार पे आरक्षण है, उसको लेकर के वो कोई बात क्यों नहीं करती है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 10% का मिला, इसमें उन लोगों को सुविधा नहीं मिलनी है जो किसी और तरह का आरक्षण ले रहे हैं, यानी ओबीसी, एससी, एसटी इस आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे। यानी बहुत सीधी सी बात है, करीब 85% लोग इस आरक्षण के दायरे में नहीं होंगे। तो 15% लोगों के लिए आरक्षण है और 15% लोगों में गरीब लोगों के लिए आरक्षण है। और गरीबी की जो सीमा तय की गई, उससे भी आप समझ सकते हैं वो 8 लाख की इनकम, सालाना इनकम के लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, तक की इनकम को। अब आप अनुमान लगाइए कि 8 लाख की जो सीमा है, 8 लाख जिनकी इनकम होती है वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की सीमा तय की गई। अगर ये सीमा 8 लाख ना होकर के बीपीएल जैसी सीमा होती, तो कितने लोग इस आरक्षण के दायरे में आते जो दूसरा आरक्षण नहीं ले रहे हैं। यानी जो अगड़ी जातियां हैं, उनमें से वो संख्या थोड़ी सी ही रह जाती, तो ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। तो आप मान लें करीब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 7-8% आबादी ऐसी होगी जो इस आरक्षण के दायरे में आएगी और जिनको 10% आरक्षण दिया गया है। यानी यहां भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण की जो मूल भावना है आरक्षण देने की, सामाजिक आधार पर, उसको कमजोर करने का काम किया है। और यही वजह है कि वो आरक्षण पर कोई बात एज सच कोई ठोस काम नहीं करती। बातें बहुत करती है कि साहब हमने ये किया, ये किया, ये किया। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिनके नेतृत्व में ये फैसले लिए गए थे। नीतीश कुमार इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन खुल करके जाति गणना की बात शायद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं कह पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग भी नहीं कर पा रहे हैं कि जो आरक्षण का प्रावधान बिहार में किया गया है, उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। अब ऐसे में अगर ये मुद्दा बड़े स्तर पर राहुल गांधी खड़ा करते हैं बिहार में, तो इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मतलब ईबीसी और महादलित खास तौर पर इससे प्रभावित हो सकते हैं। और अगर कांग्रेस ने इस वोट में सेंध लगाई, तो इसका नुकसान जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि जेडीयू एक बड़ा हिस्सा इसमें से लेती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी इन लोगों का रुझान उनकी सोशल इंजीनियरिंग के चलते हुआ है। तो कांग्रेस अगर रिसर्जेंट होती है, कांग्रेस अगर मजबूत होना शुरू होती है, तो इंडिया गठबंधन न सिर्फ बहुत मजबूत होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस आने वाले दिनों में किस तरह से अपनी राजनीति बिहार में आगे बढ़ाती है। क्या वो रेस के घोड़े तलाश पाएगी? सबसे बड़ी चुनौती बिहार में कांग्रेस के लिए यही है कि वो रेस के घोड़े तलाशे। वहां आइडेंटिफाइड नहीं है, बारात के घोड़े आइडेंटिफाइड है। तो बारात के घोड़ों को किनारे करे,
रेस के घोड़े आइडेंटिफाई करे और उनको लेकर के रेस में उतारे। ये जो यात्रा 16 तारीख से शुरू हो रही है, इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि वो ऐसे रेस के घोड़ों को तलाशना, उनको सामने लेकर के आना और पार्टी चुनाव में उनको लेकर के मैदान में उतरेगी, ऐसा समझ में आता है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो अब देखना एक और फैक्टर है जिस पर देखने की बात है। एक बात कही जा रही है कि पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी। पप्पू यादव दरअसल इस समय निर्दलीय सांसद हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस की तरफ से ऐसा पप्पू यादव का क्लेम था कि पूर्णिया सीट उनको देने की बात कही गई थी। उन्होंने पूर्णिया से नामांकन किया, लेकिन आरजेडी ने भी पूर्णिया में अपना उम्मीदवार उतार दिया। आरजेडी से पप्पू यादव, मतलब आरजेडी नेतृत्व, खासतौर पे लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव की पुरानी व्यक्तिगत कुछ 36 का आंकड़ा है, जिसके चलते आरजेडी उन्हें किसी हालत में मैदान नहीं देना चाहती थी। तो आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और तेजस्वी प्रसाद यादव ने वहां पर लग करके आरजेडी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। हालांकि आरजेडी का उम्मीदवार जो बीमा भारती थी, वो तीसरे नंबर पर रही। पप्पू यादव वहां से चुनाव जीते। अब कहा जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस में बहुत सक्रिय दिखाई देंगे। पप्पू यादव में मामला पेच फंसा हुआ है। वो पेच ये है, वो पेच लालू प्रसाद यादव ही है, वो पेच आरजेडी ही है। अब देखना है कि कांग्रेस कितनी शिफत के साथ इस पेच को खोल पाती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो बहुत ही दिलचस्प राजनीति बिहार की होती जा रही है। हर पार्टी, जेडीयू की बात हमने आपको बताई थी, कांग्रेस की बात आज कही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आरजेडी की पॉलिटिक्स की और फिर बीजेपी पर, और गठबंधनों की बात भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही बात। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.